the last part of figurative language is related to paradox. पैराडॉक्स से पहले मैं दोबारा ऑक्सीमोरॉन के साथ इसको पहले कंपेयर करूँगा. पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस क्या है, फिर हम इस पर बात करेंगे. जैसे हमने बोला, मैंने बोला मीठा मीठा दर्द, ठीक है, दो दीज आर टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ एंड दे हैव बीन जॉइंड टुगेदर. देन वी सेड ओरिजिनल कॉपी, सो बट दे आर हैविंग सम मीनिंग. बाद में पता चला कि ये बेसिकली वहाँ पे नकली चीज़ें भी थी. दिस इज़ ओरिजिनल कॉपी, दिस वन इज़ ओरिजिनल कॉपी, बाकी सारा इसका नहीं है. सो वी सेड लाइक दैट. तो वहाँ हमने उसकी बात की, दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को जोड़ा, बट दे लुक अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, बट इन फैक्ट दे वर नॉट. जब पूरी स्टेटमेंट जो है, जो इफ़ देयर इज़ अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी एंड व्हेन वी रिफ्लेक्ट इट देन इट मेक्स अ सेंस, देन इट इज़ अ पैराडॉक्स. दो वर्ड्स आपस में जब जोड़े गए तो ऑक्सीमोरॉन था. जब उससे ज़्यादा बात होगी, पूरी स्टेटमेंट जो है उसको जब आपने देखा कंट्राडिक्टरी, तो वो क्या होगा, पैराडॉक्स होगी. राइटर ट्राइज टू एंगेज द रीडर टू डिस्कवर एन अंडरलाइंग लॉजिक. ठीक है, तो पैराडॉक्सिकल को इसलिए इस्तेमाल, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट हम कहते हैं दिस इज अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. व्हाई इट इज़ अ पैराडॉक्सिकल, इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ अभी. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक दफ़ा बोला था, यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग. सो यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग. गौर करें इस बात पे. So at first sight when we read it we seem that it is contradictory because young ही वो हैं जिनको आप youth कहते हैं, लिहाजा so therefore it cannot be wasted. Youth is wasted on the young. लेकिन ये पैराडॉक्स जो है it makes some sense after reflection. जब आप गौर करें तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखिए यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग, इसका मतलब ये है कि यंग लोग जो है उनके अंदर जो है वो ओल्डर पीपल का पर्सपेक्टिव नहीं है एज फार एज व्हाट ट्रूली इज़ इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल. यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग, कि यंग पीपल मे नॉट हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ ओल्डर पीपल एज फार एज व्हाट इज़ ट्रूली इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल. यानी कि किस तरह कि वाइब्रेंसी, एनर्जी, यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग, के यूथ के अंदर वाइब्रेंसी भी होती है, यूथ के अंदर एनर्जी भी होती है, पावर भी होती है. उस वक़्त बंदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो जवानी का वक्त ऐसा होता है उस वक़्त बंदे को समझ नहीं होती. यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग. गौर कीजिए कि जब आपके जिस्म में ताकत थी उस वक़्त आप क्या थे, यंग थे. और ताकत थी तो आप यंग थे, यानी आप ना समझ थे, आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता था. और जब आप बूढ़े हो गए, जब आपको अब आप समझ आ गई है कि आपने अपनी ताकत को ऐसे कैसे इस्तेमाल करना है, अपने टैलेंट को, तो अब आपके पास वो ताकत नहीं रही जिसको आप इस्तेमाल कर सकें. वो ताकत आपके पास नहीं रही. बात को अच्छी तरह समझिए, दोबारा रिपीट करो. यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग, कि यूथ किसको कह रहा है, एनर्जी को, कि एनर्जी तब होती है इंसान के पास जब वो नौजवान होता है. और जब वो नौजवान था तब उसको ये नहीं पता था कि इस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है. जब वो बूढ़ा होता है तब बताता है कि जब एनर्जी थी तब मैं जवान था, उस वक़्त मुझे समझ नहीं थी. सो एक्शंस की बात कि इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल, और उस कंडीशन में when you were young you couldn't understand कि how you have to consume your energy, your power. जब बूढ़े हो जाते हैं फिर आपको अंदाज़ा होता है इस वाइटैलिटी का. और लेकिन अब आप उस वक़्त आपके जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि आप वो कर सकें. Let's look at the example taken from Hamlet, a drama written by William Shakespeare. I must be cruel only to be kind. Thus bad begins and worse remains behind. I must be cruel only to be kind. So this is that Hamlet is the title character of William Shakespeare's play Hamlet. तो यहाँ पे वो उस प्लान के बारे में रिस्पॉन्ड कर रहा है जिसमें वो अपने स्टेप फादर को मारना चाहता था. तो वो कहता है ही मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. बज़ाहिर ये पैराडॉक्सिकल है, लेकिन अपेरेंट जो क्रूअल एक्ट है मारने का, कहता है कुड बी डन,
could be seen as kindness to Hamlet's mother, who has unknowingly became the wife and lover of her first husband's murderer. गौर कीजिए कि बज़ाहिर ये मारना, I must be cruel only to be kind, बज़ाहिर ये मारना गलत है कि वो, लेकिन दूसरी तरफ ये काइंडनेस है उसकी माँ के हक़ में, हैमलेट की माँ के हक़ में, जिसको जो अनजाने में एक ऐसे शख्स की बीवी बन गई है जो कि उसके पहले खामन का कातिल है। गो के हैमलेट इस बात पे बिलीव करता है कि क्लाडियस बुरा है। ही फील्स द वर्स विल रिमेन बिहाइंड बिकॉज उसके बाप की जो मौत है उसका बदला ले लिया जाएगा। लिहाजा इट अपीयर्स कंट्राडिक्टरी दैट हैमलेट्स मर्डर of the murder requires cruelty for kindness. There is a level of logic to this reasoning. So I hope that you have understood this particular concept related to paradox. कि statement paradoxical होती है, लेकिन जब आप उसको deeply understand करते हैं तो पता चलता है this is not paradoxical, this is real. So poetry के जितने भी elements हैं, they are fluid and they are at the disposal of the poet. He can customize them in order to convey his ideas more effectively. ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करें. You need to know, you need to understand, you need to grasp the meaning of a poem. ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे, जब आप उसको समझेंगे, so definitely you will get a very clear idea कि कैसे कोई poet जो है वो poem को explain करता है. So this is all about an introduction to poetry. I hope that you have understood most of the concepts. Once again, I'll be requesting you that do not rely on just this material. Please keep searching on the material from different websites. Look at different videos on YouTube in order to enhance your understanding, in order to improve your literary understanding of these concepts. ताकि आपको अच्छी तरह इन चीज़ों का पता हो when you come across any piece of literature, so you would be able to respond it in an effective way. So that's all about today's lecture. So I hope if you have any problem, so you will be asking me during live sessions.